हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको करने जा रहा हूँ कि आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में जो भी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी आपको एमसीक्यू प्लस डिटेल्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि ईमेल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो क्या क्या आता है। क्या दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो क्या पूछ सकता है, जो भी पूछेगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, ये है जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे यहाँ पे सभी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं। ये सारी डिटेल्स हैं, साथ में ये हमारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो भी नंबर है सो उन पे जिनको भी कांटेक्ट करना हो वो इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, तो देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के खोजकर्ता या कंप्यूटर जिसने यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आना था बच्चों, ईमेल आना था। क्वेश्चन ही गलत है, ईमेल है, ठीक है, ईमेल। क्वेश्चन है गलती से लिख गया कंप्यूटर, ईमेल है, ठीक है। सो ईमेल के खोजकर्ता कौन है? सो क्या ऑप्शंस हैं? बिल गेट्स, रायमंड, सैम्यूल टॉमलिंसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या शिवा अयुद्री। कौन है ईमेल का खोजकर्ता? हमारे जो ईमेल होते हैं, ईमेल को किसने फाउंड किया था? सो द राइट आंसर इज बिल गेट्स, बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं है। टॉमलिंसन, इसको आर.एस. टॉमलिंसन भी कहा जाता है, टॉमलिंसन। अच्छा, सो ये कौन है? शिवा अदुरई। अच्छा, ईमेल को बनाने वाले जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में आएगा, उसको तुम रायमंड सैम्यूल टॉमलिंसन टिक कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि दोनों या बोथ ए एंड बी, सो या शिवा अयुद्री जो इंसान थे उनका भी एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट रोल रहा है ईमेल को बनाने में। जैसे ईमेल के अंदर तुम देखते हो BCC, CC और ये वाली चीज़। सो ये सारी चीज़ें किसने दी है? शिवा अयुद्री, इन्होंने दी है। सो इसीलिए अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आए कि दोनों, सो दोनों पे टिक करना, वरना इसके ऊपर R.S. टॉमलिंसन पे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ईमेल वाज इन्वेंटेड इन ईयर। कौन से साल के अंदर ईमेल को बनाया गया था? देखो मैं हिंदी में नहीं लेके आई हूँ PDF को, क्योंकि PDF मैं ही बना रही थी। सो वही है कि दिक्कत हो जाती है कई बार इंग्लिश से हिंदी बनाने में, तो टाइम ज़्यादा लगता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए एडजस्ट कर लो, मीनिंग मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका मैं मीनिंग ना बताऊँ और ऐसे ही आंसर बता दूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन है, ईमेल वाज इन्वेंटेड इन ईयर। ईमेल कौन से ईयर में बनाया गया था? 1999, 1960, 1970 या 1971? ईमेल को बनाया गया था 1971 के अंदर। किसने बनाया था? R.S. टॉमलिंसन ने, टॉमलिंसन, ठीक है, R.S. टॉमलिंसन जिसने ईमेल को बनाया था। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज इज ए कॉल्ड डोमेन नेम? अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है? तुमने ना ये अब से अक्सर ना वेबसाइट में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राठी साक्षी @gmail.com।
इसमें से ये बताओ, पहले तुम बताओ कि इसमें से ये जो तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा है, ये ईमेल आईडी मैंने बताई है, इसमें से डोमेन नेम क्या होता है? ऑप्शन है तुम्हारे पास hotmail.com, rediff.com, gmail.com और ऑल ऑफ दीज. So the right answer is gmail.com. Sorry. So the right answer is all of these. हमारे hotmail.com भी होता है, Rediff जो कि Rediff जो होता है उसी से ही rediff.com निकला है, Gmail गूगल का gmail.com और yahoo.com भी है एक डोमेन नेम. ये सारे डोमेन नेम्स होते हैं जिनकी मदद से हम ईमेल आईडी बनाते हैं. तो क्या सिर्फ यही ही काम में आते हैं? हम तो अक्सर यही देखते हैं ना, जीमेल पे हम वेबसाइट बनाते हैं, सॉरी जीमेल पे अपना ईमेल बनाते हैं. तो जीमेल पे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जीमेल पे बच्चा बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है. ये जो हमारे ईमेल होते हैं वो जीमेल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, इसीलिए हम जीमेल पे बनाते हैं. चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच ऑप्शन डू क्लिक टू सेंड ईमेल? हम अगर कौन से ऑप्शन को क्लिक करें जिससे कि ईमेल सेंड हो जाए, ईमेल भेज जाए? तो जैसे बताइए, क्या वो फाइल है, सेंड है, कंपोज है या ऑल ऑफ दीज है? फाइल, सेंड, कंपोज या ऑल ऑफ दीज. सो अगर मुझे कोई ईमेल बनाना होगा तो ईमेल बनाने के लिए मैं कौन से वेबसाइट पे, कौन से बटन पे क्लिक करूँगी? मतलब सेंड करने के लिए कंपोज पे. अगर मुझे कोई ईमेल भेजना है तो कंपोज बटन पे क्लिक करने से मैं अपने ईमेल को दूसरी जगह पे भेज सकती हूँ. समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल? ईमेल के अंदर ये जो फुल फॉर्म होती है BCC, जो तुम्हें दिखाई देता है, मतलब ईमेल के अंदर अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है, देखो मान लो ये तुम्हारा ऐसे विंडो दिखाई देती है ईमेल के अंदर, ठीक है. अब उसके अंदर सबसे ऊपर आता है टू, फ्रॉम, CC और BCC. दिखाई देता है जो ईमेल नीचे. सो ये जो BCC है ये क्या है, ये बताना है तुम्हें. इसकी फुल फॉर्म बिलो कार्बन कॉपी, बिहेव कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बिट कार्बन कॉपी. तो जल्दी से बताइए क्या है आंसर. सो क्या ये बिलो कार्बन कॉपी है, क्या ये बिहेव कार्बन कॉपी है, क्या ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है या बिट कार्बन कॉपी है? सो द राइट आंसर इज C, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. चलो एक बार समझा देती हूँ ये सब होते क्या है. देखो जब भी हम अपना ईमेल भेजते हैं तो भेजने के दौरान तुम्हें एक स्क्रीन दिखती है. स्क्रीन के अंदर सबसे ऊपर होता है टू, फ्रॉम, CC एंड BCC, है ना. ये सब कुछ होता है, सॉरी फ्रॉम नहीं, सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट, टू मतलब उसकी वेबसाइट का नाम, उसकी सॉरी ईमेल का नाम लिखना होगा जिसको हम ये ईमेल भेजना चाहते हैं. टू मतलब उस व्यक्ति या कंपनी का ईमेल जिसको भेजना है. भेजना है.
मतलब मुझे जिस कंपनी को या जिस इंसान को मैं ईमेल भेजना चाहती हूँ उसके लिए टू आएगा। सो उसकी जो ईमेल एड्रेस होएगा ना, उसकी ईमेल का एड्रेस कहाँ पे आएगा? टू के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट यानी विषय। विषय क्या होगा? विषय होता है कि भाई मैं अपना ईमेल किस बारे में लिखना चाहती हूँ। जैसे हम बचपन में लिखते थे ना, एकदम छोटे होते थे तब क्या करते थे कि अपना लेटर्स लिखते थे, मतलब पत्र लिखते थे, तो पत्र के अंदर भी एक विषय होता है कि भाई पत्र किस बारे में है। छुट्टी लेने के बारे में अक्सर कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन तो जो लेटर होता है वो यही होता है कि लीव फॉर 1 डे, या फिर एक दिन की छुट्टी चाहिए मुझे कि भाई मैं बीमार हो गई हूँ, हमारे घर में कोई ना कोई मर गया है सो छुट्टी दे दो हमें। सो ऐसे ही हमारे ईमेल के अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इसलिए होता है कि भाई हम जिस बारे में अपना ईमेल लिख रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बारे में एक टॉपिक हो गया। जैसे हर एक चैप्टर का एक टॉपिक होता है ना कि किस बारे में ये चैप्टर है। सो उसी तरीके से के विषय मतलब डिटेल्स ऑफ ईमेल, मतलब ये किसके बारे में डिटेल देगा? टॉपिक की डिटेल। अल्टीमेटली टॉपिक का ही नाम आएगा ईमेल के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, सीसीसी और बीसीसी में क्या फ़र्क होता है? सीसी होता है बच्चों कि ना, अगर मुझे जैसे मान लो मैंने कोई ये अपना ईमेल बनाया है, ठीक है, मैं इसी ईमेल को 4 और लोगों तक भेजना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने भेज दिया तो हम करते हैं ना, फोटोकॉपी करते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी कार्बन कॉपीज़ होती है। सो मैं क्या करती हूँ, सीसी के अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे जिन जिन लोगों को और को भेजना है उससे मैं अलग अलग लोगों तक भेज सकती हूँ। तो सीसी में क्या होता है? सीसी में होता है कि भाई मैं जिस को भी भेज रही हूँ उन सबको पता होगा कि भाई मैंने ये मैसेज कई लोगों तक भी भेजा हुआ है। सो इट जस्ट लाइक दैट कि भाई मुझे पता है कि अगर मान लो मेरे पास किसी का मैसेज आया, सो मुझे पता है कि ये मैसेज कहीं और भी पहुंच चुका है, कहीं और तक भी जा चुका है। ठीक है, ये होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी होता है मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि भाई ब्लाइंड है, उसे मैसेज को नहीं पता कि भाई क्या है। अल्टीमेटली अगर मैं किसी को ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी से मैसेज भेजूंगी, ईमेल भेजूंगी, सो ईमेल भेजने से क्या होएगा कि दूसरे वाले इंसान को नहीं पता होगा कि भाई मैंने तीसरे वाले इंसान को भी भेज रखा है। मतलब मैं अपनी फ्रेंड को भेज रही हूँ और उसके साथ में मैं किसी और फ्रेंड को भी भेजना चाहती हूँ ना, तो उनको आपस में नहीं पता चलेगा कि भाई मैंने भेजा है उन्हें। ठीक है, सो उन्हें यही होगा कि भाई उन्हीं तक मैसेज आया है, उन्हें नहीं पता चलेगा कि बाकियों तक भी मैसेज गया है, लेकिन कार्बन कॉपी में पता चल जाता है। सो ये राज खुल जाते हैं कार्बन कॉपी में, और बाकी ब्लाइंड मतलब राज बंद रहते हैं कहाँ पे? बीसीसी में। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो विंडो बनी है जहाँ पे हम मैसेज बनाएंगे, सो मैसेज बनाने का मतलब मैसेज कंपोज करना। सो मैसेज कंपोज से ही वर्ड निकला है मैसेज कंपोज विंडो। मैसेज कंपोज विंडो। अच्छा, ये क्या होती है? मैंने क्या बताया था? विंडो क्या होती है? विंडो वो होती है जो कि हमें सामने से दिखाई दे रही है। कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन हमें उस वक्त एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है वो विंडो होती है। सो जैसे मैं ईमेल पे ओपन करूँगी बनाने के लिए, कोई ईमेल बनाने के लिए, तो मुझे ऐसी विंडो दिखाई देगी। सो इस विंडो को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैसेज कंपोज विंडो, मैसेज बनाने वाली विंडो को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच फील्ड इज फिल्ड बाय ईमेल बाय इट्स ओन सेल्फ। मतलब क्या? ईमेल ना कुछ एक चीज़ें अपने आप ही भर देता है, मतलब कुछ एक डिटेल्स होता है जो कि अपने आप भर देता है। वो क्या भरता है वो बताओ? डेट, टाइम, फ्रॉम या ए एंड सी? जल्दी से बताइए क्या है आंसर। क्या होता है जो ईमेल अपने आप ही भर सकता है, हमें खुद भरने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने क्या किया, टू में यहाँ पे मैं गई,
यहाँ पे टू के अंदर मुझे अपना किसको भेजना है वो लिखना पड़ा, सब्जेक्ट के अंदर मेरे को क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में है वो लिखना पड़ा। तो वैसे ही ईमेल जो होता है वो अपने आप ही कुछ चीज़ें भर देता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए एडवांस में भर के रख देता है। क्या होता है वो? डेट, टाइम, फ्रॉम या दोनों। सो द राइट आंसर इज डेट और टाइम। एक्चुअल में डेट और फ्रॉम होता है। मतलब ईमेल जो होता है वो हमारे लिए, जब मैं ईमेल बना रही होंगी तो बनाते वक्त वो डेट भी भरेगा, वो फ्रॉम भी भरेगा, मतलब मेरी ईमेल आईडी भी भरेगा। क्योंकि वही है ना कि ईमेल आईडी से ही ईमेल आईडी, मतलब एक ईमेल आईडी से ही दूसरी ईमेल आईडी तक जाता है ना। जैसे ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, मैं इस ईमेल आईडी से मैं अपने किसी जानकार तक अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ। सो उससे क्या होएगा कि भाई मेरी जो ईमेल आईडी है वो पहले से ही लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी ईमेल आईडी से आया है? सो उसे कैसे पता चलेगा? मेरी ईमेल आईडी से। सो ऑलरेडी जब मैसेज कंपोज कर रहे होंगे तो क्या क्या लिखा जाता है? डेट और फ्रॉम। किसके द्वारा लिखा गया है और किस टाइम पे लिखा गया है, किस डेट पे लिखा गया है, वो दोनों अपने आप ही लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपी? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, एक्स्ट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सोशल प्रोवाइडर। सो जल्दी से बताओ क्या? सो द राइट आंसर इज एक्स्ट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इंटरनेट सोशल प्रोवाइडर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसकी मदद से हम एक ईमेल को दूसरे ईमेल तक, मतलब सॉरी, एक ईमेल से मैसेज को दूसरे ईमेल आईडी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अच्छा, हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स कैन ईमेल हैव? कैरेक्टर्स मतलब एक ईमेल के अंदर कितने शब्द आ सकते हैं। मतलब मैं लिखती हूँ ना, जैसे ईमेल के अंदर मैं लिख रही हूँ, जैसे हमारा वो लास्ट टाइम वाला एग्जांपल मुन्ना मुन्नी वाला, यहाँ पे ये मुन्नी रही, ठीक है, और ये मुन्ना हो गया। ये मुन्नी और ये मुन्ना। अच्छा, मुन्नी ने अपना मैसेज भेजा कि भाई ये तो अपना खत लिखने पे तुली हुई है, लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, एंड में आके इसके पेजेस ख़त्म हो गए, लिखना ही बंद हो गया। क्यों लिखना बंद हो गया? क्योंकि भाई इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं कि भाई ये नहीं है आप ना ग्रंथ लिख के नोट पूरी 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 की पूरी ग्रंथ लिख के भेजोगे कि भाई हाँ अभी मैं कितना मिस कर रही हूँ अपने मुन्ना को। ये नहीं हो सकता। आपको एक लिमिटेड सा ही वो जगह मिलेगी कि भाई उतने तक में ही लिख सकते हो जितना आपको लिखना है, उतने ही कैरेक्टर लिख सकते हो। सो कितने लिख सकते हैं? 200, 255, 254 या फिर 256, इनमें से क्या? सो जब मुन्नी को पता चला कि उसके पास लिमिटेड ही स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है और लिमिटेड कैरेक्टर लिख सकती है, तो उसने जल्दी से मुन्ना के पास फ़ोन किया और पूछा कि भाई मुन्ना कितने कैरेक्टर्स लिख सकती हूँ मैं? तो मुन्ना ने जवाब दिया, अरे भाई तुम 255 ही लिख सकती हो, उतने तक में ही अपने जो भी फीलिंग्स है वो बता दो मुझे, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगी, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास मैसेज ही नहीं भेजा जाएगा, क्या फ़ायदा। तो 254, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। डैश इज़ एन ईमेल मैसेज दैट गेट्स रिजेक्टेड बाय एन ईमेल सर्वर। मतलब एक ऐसा मैसेज जो कि मान लो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से वही मुन्ना मुन्नी, मुन्ना क्या कर रहा है, मतलब मुन्ना के पास वो लंबा चौड़ा मैसेज आया। अब मुन्ना क्या करना चाहता है? मुन्ना अपना मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है। मुन्ना ने अपना मैसेज भेजा, छोटा ही लिखा, लड़के कहाँ लिखते हैं इतना ज़्यादा। मैसेज भेजा, मैसेज पे क्लिक भी किया, सेंड पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक तो किया लेकिन मैसेज भेजा नहीं गया। मतलब कोई कनेक्शन में एरर आ गया या इसका जो सर्वर था, इसका जो मोबाइल वगैरह था उसमें दिक्कत आ गई, सो जिसकी वजह से मैसेज भेजा नहीं गया। सो जब मैसेज भेजा नहीं जाता तो क्या होता है?
बाउंस ईमेल, बैक ईमेल, बिफोर ईमेल या ब्रेव ईमेल? सो बताओ क्या होता है जब वो ईमेल वापस भेजा नहीं जाता लेकिन वापस आ जाता है? सो द राइट आंसर इज बाउंस ईमेल। जैसे हमारा बाउंस चेक भी बाउंस होते हैं ना, जब हम ये जाते हैं, हम कहाँ पे, ये क्या बोलते हैं ना, बैंक में जाते हैं, और बैंक में जब सर्वर हमारा चेक नहीं एक्सेप्ट करता तो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। वैसे ही अगर मैं अपने ईमेल को भेजूं और वो ईमेल एक्सेप्ट ना करे, वो वापस आ जाए, तो क्या होएगा, बाउंस हो जाएगा, ईमेल बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, चलो, इफ़ यू हिट सेंड, हिट क्लिक है, इफ़ यू हिट सेंड एंड योर ईमेल इजंट गोइंग थ्रू, it will stay in your dash until it can be delivered। मतलब क्या कि भाई आपने सेंड पे क्लिक तो कर दिया लेकिन सेंड पे वो भेजा नहीं गया, लेकिन वो जो मेल है वो यहीं पे स्टोर होके रह गया। तो स्टोर होके कहाँ पे रहेगा, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंड पे या ड्राफ्ट में? मतलब सेंड पे क्लिक कर दिया, सेंड पे क्लिक किया है, करने के बाद में वो मैसेज ना वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वही कोई टेक्निकल एरर आ गया और बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक होने के बाद में आउटबॉक्स में, सेंड में या ड्राफ्ट में? बताओ। सो द राइट आंसर इज आउटबॉक्स। आउटबॉक्स है वहाँ पे जहाँ पे हमारा जो भी मैसेजेस होते हैं जो सेंड पे क्लिक करने के बावजूद भी नहीं पहुँचते, लेकिन हमारे वही ईमेल की जो भी हमारे वो मोबाइल में जो ड्राइव है उसके अंदर रह जाएंगे। सो वो कौन सा एरिया है, आउटबॉक्स। अच्छा, तो ये बाकी सब क्या है, इनबॉक्स होता है, मतलब मेरे जो भी ईमेल्स हैं, जो भी ईमेल्स आए हैं या फिर गए हैं, सो अल्टीमेटली जो ईमेल्स आए हैं, ऑल ईमेल्स इनबॉक्स में होते हैं, मेरे सारे के सारे ईमेल्स, जो ईमेल मेरे पास आए हैं। सेंड मतलब ऑल ईमेल भेजे गए, भेजे गए, वो सारे ईमेल जो कि मैंने भेजे हैं वो क्या होंगे, सेंड पे आएंगे। अच्छा, ड्राफ्ट क्या होता है? अब ड्राफ्ट होता है भैया कि भाई अगर मैंने, मान लो मैंने ईमेल बनाया, ईमेल बनाते बनाते मेरे को याद आया, ओह मैं तो कुकर पे अपनी दाल ही छोड़ के आ गई थी और मैं ईमेल बना रही हूँ। ठीक है, सो कुकर पे सीटी बजने लगी और मुझे याद आया कि अरे कुकर तो बंद करना ही है, अभी के अभी करना पड़ेगा। सो मैंने जस्ट एक बार बंद कर दिया अपने, एक बार मोबाइल को बंद किया और मैं जल्दी से कुकर बंद करके आई, पूरा ये जो गैस बर्नर होता है ये सारा बंद करके आई, और फिर बाद में वापस अपना मोबाइल चेक किया। सो मोबाइल में देखा कि मेरा जो मैंने ईमेल बनाया था वो तो अपने आप सेव भी हो गया, मतलब मैंने सेंड पे क्लिक नहीं किया। पहले वाले में क्या था, आउटबॉक्स में क्या था, सेंड पे क्लिक किया था, लेकिन इसमें क्या है, सेंड पे क्लिक नहीं किया, मैंने तो वैसे ही डायरेक्टली बंद कर दिया था। तो बंद करने के बाद में मेरा मैसेज अपने आप सेव होता है। मतलब ईमेल ये है कि भाई बाय चांस अगर आप काम करते करते रुक जाओ, कोई और काम याद आ गया, आप बंद करना चाहते हो ईमेल को, कर लो ईमेल, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो आपने मैसेज बनाया है वो मैसेज सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा कैसे, सेव सेंड पे क्लिक करने से पहले, से पहले, सेंड पे क्लिक करने से पहले जब आपका मैसेज सेव हो जाता है उस चीज़ को बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, सो ये इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, सेंड है, ये ड्राफ्ट है। चलो अगला क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कौन जवाब देता है। डैश इज ए स्टोरेज लोकेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फाउंड ऑन रिमोट सर्वर और डाउनलोडेड टू द यूजर्स हार्डवेयर। मेल बॉक्स, हाइड्रो बॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स या सेंड? मतलब क्या, एकदम आराम से पढ़ते हैं। डैश इज ए स्टोरेज लोकेशन, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर हो रही है। क्या चीज़ें स्टोर हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब वही हमारा ईमेल, ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल को स्टोर करने के, मतलब जो मैंने ईमेल के अंदर मैसेजेस बनाए हैं वो स्टोर करने की जगह, लोकेशन मतलब जगह, फाउंड ऑन ए रिमोट सर्वर और डाउनलोडेड टू द यूज़र्स हार्डवेयर। मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मेरे सारे के सारे मैसेजेस जो भी आए हैं गए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब सारे के सारे मैसेजेस जो भी मेरे पास अभी तक स्टोरेज हैं वो मिल जाए। मतलब एक होता है ना स्टोर हाउस होता है जहाँ पे सब चीज़ें मिल सकती हैं। सो वही मेरे मैसेजेस, मेरे ईमेल्स के सारा स्टोर हाउस कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मेल बॉक्स के अंदर। मेल बॉक्स के अंदर सभी तरह के मिलेंगे आपको, एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन। अच्छा, और क्या मिलता है आपको? ये जो आपने भेजे हैं सेंट वाले और आए हैं जो आपके पास जैसे स्पैम वाले, सो ये सभी तरह के मैसेजेस आपके पास कहाँ पे मिलेंगे? मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स मतलब वही मेल बॉक्स के अंदर वो सारे हार्ड ड्राइव में स्टोर हैं, ताकि आपको जब भी आपका कोई मैसेज देखना हो वो आप देख सकते हो। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन ये है, डैश emails sent in bulk by bonnet with malicious intent। malicious मतलब बहुत ही खतरनाक, बेकार इंटेंट से, इंटेंट मतलब बेकार ये फीलिंग से, जैसे कि किसी बेकार इंटेंशन से, ख़राब इंटेंशन से जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आ रहे हैं, जो बेकार ईमेल्स आ रहे हैं। जैसे कि कोई ईमेल्स होते हैं ना, जैसे कि हम जो ईमेल्स होते हैं जो हम चाहते नहीं है वो बार बार आए, लेकिन वही रिपीटेडली हमारे पास से हमारे ईमेल में आते रहते हैं। पता नहीं क्या काम होता है पर आते रहते हैं। जैसे कुछ कंपनी वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेफालतू में, ताकि हमारे पास वायरस आ सके, हमारे मोबाइल के अंदर वायरस आ सके। सो उन ईमेल्स को क्या बोला जाता है? पॉप मेल, जी मेल, स्पैम या फिर ऑल ऑफ दिस? सो द राइट आंसर इज सी, स्पैम। उन ईमेल्स को स्पैम बोला जाता है। देखो स्पैम क्या होता है? स्पैम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में आती है, अल्टीमेटली गलत इंटेंशन से आती है, यानी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मेल जो कि हमारे मोबाइल में आ तो गया, लेकिन क्या लेके आ सकता है? वायरस लेके आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ आ सकता है कि भाई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, या फिर बेफालतू में हमारे ये हार्ड ड्राइव में स्पेस फुलफिल करना चाहते हो। सो अल्टीमेटली गलत इंटेंशन से आ रहा है और हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सो वो होते हैं स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम फाइल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन ए ईमेल। मतलब एक ईमेल के अंदर मैक्सिमम कितनी फाइल, मैक्सिमम कितनी MB की फ़ाइल तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो? 60 MB, 50 MB, 30 MB या फिर 25 MB? मतलब मैं एक, जैसे ये है ना कि भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह जब फाइल ट्रांसफ़र करती हूँ, कोई फाइल होगी वो ट्रांसफ़र हो रही है, सो वो फाइल जो है वो कितने MB की होनी चाहिए? होता है बेट और बाइट वगैरह, हमने देखा हुआ है, उन्हीं वो बेट की चाहिए। So the right answer is 25 MB, 25 मेगाबाइट होती है। इतने तक की आप इमेज होगी, ऑडियो होगी, कुछ भी भेज सकते हो। इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, सो कुछ भी भेजो, काफ़ी अच्छी तरीके से भेजी जाती है। अच्छा, लोग ये क्यों प्रेफर करते हैं कि व्हाट्सएप से नहीं, ईमेल से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इमेज भेजेंगे? क्योंकि इमेज जो होती है ना, इमेज क्या करती है, आपको जैसी है ना, मतलब जैसी क्वालिटी है वैसी ओरिजिनल क्वालिटी में उसको इमेज को भेजेगी। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप क्या करता है, उसको इमेज को कंपोज करता है। कंपोज मतलब उसको छोटा करता है और उसके पिक्सल्स ख़राब कर देता है। सो जिसकी वजह से हमारी जो व्यू होता है इमेज का वो ख़राब दिखता है। इसीलिए जो कंपनी वाले होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि अपना ईमेल हम इससे भेजें, किससे, ये सॉरी अपनी जो इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी भेजें ईमेल से भेजें, ताकि पिक्सल्स अच्छे आए, फटे नहीं। ठीक है, अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स कैन बी सेंड इन अ डे।
मतलब एक दिन के अंदर मैं कितने ईमेल को भेज सकती हूँ? 100, 1000, 500 या 5000? तो जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सो द राइट आंसर इज 500। मैं एक दिन में 500 ईमेल भेज सकती हूँ। अच्छा, मुझे अगर इससे ज़्यादा भेजने हो तो मुझे उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक दिन में 500 तो भेज सकती हूँ, लेकिन अगर 500 प्लस देने हैं, सो 500 प्लस के लिए मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे, चार्जेस। ठीक है, चलो। डैश इज ए सिंगल ईमेल एड्रेस दैट व्हेन डेजिग्नेटेड एज ए रिसिपिएंट ऑफ ए मैसेज will send a copy that message to all of the subscribers। चलो बताओ इसका आंसर। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं क्या चाहती हूँ कि मैं एक ही मेल कई सारे लोगों तक भेज दूँ, कई सारे लोगों तक भेजना चाहती हूँ, है ना। जैसे कि when designated a single email, एक ईमेल मतलब एक ईमेल बनाया है मैंने, एक ईमेल एड्रेस दैट designated as a recipient of a message will send the copy of that message to all of the subscribers। मतलब जो भी प्राप्त करते हैं, मतलब जिन जिनको मैं भेजना चाहती हूँ, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन लिस्ट में भेज चाहती हूँ। मतलब अलग अलग लोगों को मैं सेम ही ईमेल भेजना चाहती हूँ। जैसे हमने MS वर्ड के अंदर पढ़ा था ना, मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है कि मैं एक ही डॉक्यूमेंट या फिर एक ही जो मैंने मेल बनाया है वो कई सारे लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। वो तो MS वर्ड में था। अच्छा, ईमेल के अंदर क्या होगा वो बताओ। ईमेल में मेल मर्ज होएगा, मेलिंग होएगी, मेल रिफ्लेक्टर होएगा, या नन ऑफ दीज? So the right answer is मेल रिफ्लेक्टर। मेल मर्ज मत करना, मेल मर्ज याद रखना MS वर्ड के अंदर होता है, मेल मर्ज नहीं होता, हमारी मेल रिफ्लेक्टर होता है। मेल रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि मैंने कोई ईमेल बनाया, देखो मैं ये चाहती हूँ ये ईमेल, सॉरी, मैं ये चाहती हूँ मेरा ये ईमेल, सेम ही ईमेल इस वाले के इंसान पे पहुँचे, इसके पास भी पहुँचे, इसके पास भी पहुँचे, इसके पास भी, इसके पास भी, मतलब कई सारे लोगों तक पहुँचे। और वो पहुँचने के लिए वो मतलब मैं जल्दी से जल्दी काम करना चाहती हूँ। जैसे हमारे शादियों में नहीं होता, शादियों में क्या होता है कि हम एक ही पूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सॉरी पेज बनाते हैं, पेज पे सारी डिटेल्स लिखते हैं और उसी को ही लिफाफे के अंदर डाल के और फिर बाद में उसके अंदर ऊपर लिफाफे के ऊपर डिटेल लिखते हैं कि टू एंड मतलब फ्रॉम तो पता ही है, टू किसको, कि भाई हाँ भाई ये श्यामलाल, ये उसके घर, ये उसके घर, ये उसके घर। सो ये सबके अलग अलग घर में पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे हाथ से लिखते हैं, है ना। हमारे एक ताऊजी होते हैं, वो बैठते हैं, वो सारे की एक डायरी पकड़ते हैं और डायरी पकड़ के हाँ भाई ये उसका ये एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, लो भेज दिया, ये एड्रेस, ये नाम, ये पता, लो भेज दिया, ये नाम, ये पता, ये भेज दिया। सो ये तो काम हमारे घर पे होते हैं। अब यहाँ पे कंपनीज़ में तो ये सब काम हर रोज़ के होते हैं, उन्हें तो पता नहीं कितने हज़ारों डॉक्यूमेंट्स एक साथ भेजने होते हैं और बहुत सारा काम होता है। यूँ थोड़ा ना वो लोग हर रोज़ अपना नाम पता लिख के भेजने लगे, ऐसे तो पता नहीं कितने सदियों लग जाएगी उनके। इस चीज़ को आसान करने के लिए क्या किया गया, मेल के अंदर मेल रिफ्लेक्टर को लेके आए। मेल रिफ्लेक्टर क्या होता है, एक ही मेल को अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मेल रिफ्लेक्टर। अच्छा, ऐसा ही MS वर्ड के अंदर भी होता है, MS वर्ड के अंदर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज भी सेम ही काम करता है, ये MS वर्ड के अंदर काम करता है, ये ईमेल के अंदर काम करता है। मेल रिफ्लेक्टर ईमेल में है और मेल मर्ज किस में, वर्ड में, MS वर्ड में। ओके, व्हाट इज ए प्रोटोकॉल फॉर ईमेल? हमने अब तक प्रोटोकॉल्स बहुत पढ़ लिए। ईमेल के लिए क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल,
वर्जन 3, या फिर ये ऑल ऑफ, अच्छा ये ऑल ऑफ दीज हैं, ठीक है। चलो इनमें से बताओ कौन है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट मैसेज एक्सेस, सॉरी मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा है जो कि इसका ईमेल का क्या है, प्रोटोकॉल है। सो अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल में सारी है, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अच्छा काम क्या है, अलग अलग कैसे हैं, हमने लास्ट टाइम प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, उनमें से मैंने एक बताया था POP3। POP में क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल किसके लिए है, ये तब आता है जब हम कोई मैसेज रिसीव करते हैं, मतलब लेते हैं। सो एक बार इनकी पता चल गई, फुल फॉर्म पता चल गई, देख ली फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म के बाद में मैं बस एक बार ये अगले पेज पे जैसे कि SMTP लिखती हूँ, फिर POP लिख रही हूँ, POP3, और फिर बाद में IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल तब यूज़ किया जाता है जब कोई हम मैसेज भेजते हैं, जैसे मैंने कोई मैसेज भेजा, भेजते वक्त जैसे कि ये क्या हो रहा है, मान लो ये मेरा एक ईमेल है, मैंने यहाँ पे भेजा, यहाँ से यहाँ पे भेजने के दौरान सो भेजूँगी जब भेजते वक्त जो प्रोटोकॉल काम आता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। अच्छा भेजने के दौरान ये हो गया, जब मिल रहा है, प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करते वक्त, प्राप्त करते वक्त जब उसको मैसेज मिल रहा है उस वक्त जो ये यूज़ करेगा वो क्या होएगा, कौन सा प्रोटोकॉल होएगा, ये वाला POP3। और 3 क्या है, इसका वर्जन है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, ये मदद करता है मैसेज को पढ़ने में, मैसेज को पढ़ने में, मैसेज को पढ़ने में मतलब जैसे ही जब मैं मैसेज भेज रही हूँ, भेजने के दौरान SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसफ़र करते दौरान ये प्रोटोकॉल काम आता है। POP पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से क्या करते हैं हम, लेते हैं, मतलब पोस्टमैन आता है तो उस वक्त लेते हैं ना। सो क्या करना है, ये प्रोटोकॉल तब काम आएगा जब हमारे पास कोई मैसेज पहुंचा है, कोई मेल पहुंचा है, सो उस दौरान। अच्छा मेल पहुंचने के बाद मैं क्या करूँगी, मेल को पढ़ूंगी। अच्छा मेल पढ़ने के लिए मुझे मेल खोलना भी तो पड़ेगा, देखना भी तो पड़ेगा मेल में आया क्या है। सो वो उसको खोलने के लिए, उसको देखने के लिए जो मदद करता है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज को एक्सेस करना मतलब देखना, मैसेज को देखने की परमिशन कौन देता है, ये प्रोटोकॉल देता है। सो समझ में आ गया, मतलब क्या है, SMTP देता है, भेजता है, फिर बाद में लेता कौन है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस लेने के बाद में मेरे पास जो मैसेज आ गया, अब उस मैसेज को पढ़ने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए वो कौन मदद करता है, कौन अलाउ करता है खोलने के लिए, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर IMAP ना हो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ना हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना ईमेल खोल ही नहीं पाऊँगी। मेरे पास ईमेल तो आएगा लेकिन मैं उसे खोल नहीं पाऊँगी, कोई फ़ायदा नहीं होएगा। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो इतना। सो दिस इज़ इट, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट्स एंड डोंट फॉरगेट कि रिवीजन करनी ज़रूरी है। 80% करो, उसे 100% कर लो। 100% को सिलेबस को 30 या 40% पे मत जाओ, ठीक है।
अच्छा करो, रिवीजन करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छी तरीके से नींद भी लो, अपनी नींद को स्किप मत करो और हमारा चैनल देखते रहो। चलो बाय।